हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है उसका बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और जितना क्वेश्चंस बताया जा रहा है उन सारे क्वेश्चंस को याद करके ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस 100% वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहले ही चैप्टर से है कि फ्रांस की क्रांति हुई। जो फ्रांस की क्रांति है वो कब हुआ था? ठीक है, यहाँ का ऑप्शन है आपका 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी, एंड गा है 1790 ईस्वी, एंड घा है 1787 ईस्वी। तो अगर आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जो फ्रांस की क्रांति है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1789 ईस्वी। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। दूसरा क्वेश्चन है कि करो या मरो, ये नारा आपने सुना होगा। करो या मरो का नारा किसका था? ये नारा आपने सुना होगा, करो या मरो का नारा किसका था? का ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, खा है भगत सिंह, गा आपका है चंद्रशेखर आजाद, एंड गा है आपका महात्मा गांधी। तो आई होप कि आपको पता होगा कि करो या मरो का नारा किसका था। ठीक है, तो करो या मरो का नारा जो था वो था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, जब अंग्रेजों का शासन था तब महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि करो या मरो, अगर करना है तो कुछ करो वरना इससे अच्छा मर जाओ। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद करके ही बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो महामंडी है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, जो महामंडी है यहाँ आप लोग देख सकते हो, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन का है हमारा 1919 में, खा है 1924 में, गा है 1929 में, एंड घा है 1934 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ। आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, बट उसे याद कर लो हमेशा के लिए कि आप कभी भी भूलो मत। ठीक है, तो इनका जो आपका प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। जो महामंडी है इसका प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अगर आपको कपास की खेती करना है तो उसके लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा अच्छा है, किसमें सबसे ज्यादा कपास होगा? ठीक है, ये आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो जो हमारा का ऑप्शन है वो है काली मृदा, खा है हमारा जलोढ़ मृदा, एंड गा है हमारा जो लाल मृदा है, एंड घा हमारा है लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो कपास की खेती की जाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है अगर कपास की खेती करना है तो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं? ठीक है, रेशेदार फसल है। का हमारा ऑप्शन है जूट, खा है कॉफी, गा है जौ, एंड घा है रबड़। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। आई होप कि आपको पता होगा, आपके पास ऑप्शंस भी 4 दिए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और अगर आपको पता रहेगा तो आप उसका उत्तर लिख दीजिएगा। ये हमारा होगा जूट। जो जूट है वो एक रेशेदार फसल है। ठीक है, याद रखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ये क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, इसका विशाल केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। का ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड, खा है हमारा तमिलनाडु, गा है हमारा हिमाचल प्रदेश, एंड घा है राजस्थान। ठीक है, तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है ना वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है?
तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में जो विशाल मतलब पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। इन चारों में से कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख साधन है, मतलब भारत में उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, का है आपका पाइपलाइन, खा है रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन एंड घा है वायु परिवहन। तो अब आप लोग बताओ कि भारत में इन चारों में से किसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, किस चीज का ज्यादा डिमांड है। पाइप परिवहन का है या नहीं, पाइप परिवहन के द्वारा कौन साधन मतलब वाहन करता है, कौन यात्रा करता है। रेल परिवहन के द्वारा किया जाता है, बट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है सबसे प्रमुख साधन, तो ये भी उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है। वायु परिवहन से बहुत कम ही लोग, जो अमीर लोग हैं वही परिवहन करते हैं। लेकिन सड़क परिवहन जो है इसके द्वारा सभी लोग परिवहन कर सकते हैं, सड़क के द्वारा, क्योंकि सड़क पर देखते हो अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं तो आप आ जा सकते हो, परिवहन कर सकते हो। तो ये सड़क परिवहन जो है भारत में सबसे ज्यादा उपयुक्त साधन है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ है ये आपको बताना है। हमारा का ऑप्शन है लोकसभा, खा है विधानसभा, गा है मंत्रिमंडल या फिर घा पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है इन चारों में से कहाँ है ये आपको बताना है। तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाओं में है। कहाँ है, पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है, याद रखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग याद रखना ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। निम्नलिखित में से जो उत्पादन का साधन है जिसके द्वारा हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, का ऑप्शन है हमारा पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। तो अब आप लोग बताओ कि इन चारों में से कौन सा उत्पादन का साधन है। देखो यहाँ एक ऑप्शन सही है, वो है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी है लगाने के लिए तो आप उत्पादन कर सकते हो। अगर आपको एक दुकान खोलना है, एक शॉप खोलना है तो फिर आपको पूंजी चाहिए। अगर आपको खेतों में बुआई करना है नए फसल का तो भी आपको पूंजी चाहिए। अगर आपको कुछ भी करना है तो हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ये है हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर, 9 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया। का ऑप्शन है हमारा 1982 में, खा है 1984 में, गा है 1985 में एंड घा है 1986 में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया है, ये याद रखना 1986 में। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और आप लोग यहाँ तक याद रखना, हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP हैं, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो ये हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करना है। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव हो चुका है, अब हम लोग अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय सारे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। देखो जब मैं आपको एक वीडियो अपलोड किया था इसके 5-6 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों पढ़ा दिया था, क्योंकि दोनों पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो मैंने आपको वो दोनों पढ़ा दिया था। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो यहाँ आपको पता होगा इसका आंसर कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। अब यहाँ से जर्मनी का एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया।
तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो ऑटो वन बिस्मार्क था, इसका जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। क्यों? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में ये उन सेनाओं को और मतलब राजा की तरफ से मतलब लड़ाई किए और इनकी जीत भी हुई। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया गया है जर्मनी का एकीकरण। और फिर प्रसा के राजा, जो प्रसा के राजा हैं, प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम। ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। इसमें दो क्वेश्चंस पूछा गया है, एक जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और इसी में सेकंड जोड़ दिया गया है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो यहां मैंने आपको दोनों बता दिया कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क हैं, यहां आप लोग देख लो, ऑटो वन बिस्मार्क हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है, कौन है? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये हमारा वीआईएमपी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको इसको कई बार रिवीजन कराया कि आप लोगों को याद रहे, आप भूलो मत। क्योंकि अगर आप भूलोगे तो यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और अगर आप आज भूल गए तो फिर बोर्ड एग्जाम तक भी भूल जाओगे। तो याद रखना, भूलना मत। फिर यहां देखो, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो ऑटो वन बिस्मार्क है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इसके दो कारण लिखिए। देखो, इससे रिलेटेड है। देखो, मैंने इससे रिलेटेड क्यों ले लिया, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, और ये दोनों आपको एक साथ याद रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। देखो, आपको मैं दोनों कारण बताता हूं कि पहला है कि जो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्र का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। ये हमारा कारण है पहला। ठीक है, ये पहला कारण है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। और दूसरा हमारा जो है, दूसरा आप यहां समझो, मैं आपको लिख कर समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग हमेशा याद रखो कि जो बिस्मार्क है, कौन है? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, एकीकरण के लिए रक्त और लौह, ठीक है, रक्त और लौह की नीति, रक्त एंड लौह का एक नीति था, रक्त एंड लौह की नीति का, या फिर रक्त एंड लौह की नीति का पालन किया। बस इतना छोटा सा हमारा दूसरा कारण है। मैं आपको बहुत सॉल्व में बता रहा हूं, अगर जितना मैं बता रहा हूं इतना लिखोगे, एक भी मार्क आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटने वाला है, सारा मार्क्स मिलेगा। तो ये दोनों आप कारण याद रखना। फर्स्ट आपके सामने है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। और दूसरा जो हमारा है वो है बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए। अब हम लोग अगला क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जो जैव संसाधन होते हैं और अजैव संसाधन, देखो, जैव और अजैव इन दोनों के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वीआईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, जैव और अजैव। देखो, इसका मतलब है जैव मतलब आपको कुछ लगता है जीवन मतलब जिसमें जीव होते हैं, और अजैव यानी कि इसका विपरीत है, इसका मतलब इसमें जीव नहीं होते हैं। तो जैव संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिसमें जीवन यापन होता है, और जिसमें जीवन यापन होता है, जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन, देखो, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है याद करने का कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। और एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हो, जैसे आपके मनुष्य हैं, वनस्पति जाति है या वनस्पति जगत है, पशुधन है जिसमें पशु पाले जाते हैं, प्राणी जगत है, सारे इसी में आते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं, जैसे मनुष्य हैं और वनस्पति जगत हैं,
पशुधन जिसमें पशुओं को पाला जाता है, एंड प्राणी जगत। भाई आपको एक दो याद हो, एग्जाम्पल बहुत है, कोई दिक्कत है नहीं, इतना आपको याद होना चाहिए, आदि थोड़ा आपको याद होना चाहिए। ये हमारा पहला है। दूसरा पूछ रहा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब होता है वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, उसी स्थान पर रह जाते हैं, ठीक है, वो हमारे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका है चट्टाने, जो चट्टाने होती हैं, चट्टाने मतलब निर्जीव होती हैं ना कि सजीव होती हैं? निर्जीव होती हैं। क्यों? क्योंकि उसी स्थान पर रहते हैं, ना श्वसन उत्सर्जन कुछ नहीं करते, तो भाई निर्जीव होंगे ही। तो ये हमारे हो गए जैव और अजैव संसाधन दोनों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, और मैं आपको समझाने के लिए तैयार रहता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। देखो रोपण कृषि, मरुस्थलीय मृदा, इन सारी की विशेषताएं पूछी जाती हैं, आपको याद रखना चाहिए। जैसे आपकी वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, रोपण कृषि एंड और कुछ कृषि है उसका भी तो पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखो। जैसे हम रोपण कृषि के बारे में पूछते हैं, तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट है रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो रोपण कृषि है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, मतलब जहां ज्यादा स्थान होता है, मतलब बहुत ज्यादा खेत होते हैं ना, वहां रोपण कृषि की जाती है। और अगर ज्यादा व्यापक क्षेत्र होगा तो इस कृषि में अधिक पूंजी मतलब जो मतलब पूंजी होता है, किसी चीज को बोना है या फिर किसी चीज को काटना है तो फिर पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्षेत्र है तो एक दो लोगों से काम चलेगा नहीं। बहुत ज्यादा श्रमिक, यहाँ देखो, और श्रमिक, पूंजी, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो ये हमारा है रोपण कृषि की। बहुत आसान तरीका है। देखो पहला अगर आपको याद है कि रोपण कृषि के लिए व्यापक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो व्यापक क्षेत्र मतलब देखो एक होता है इतना छोटा सा खेत, एक होता है बहुत बड़ा खेत, ठीक है। तो इसमें एक आदमी, तो इसमें समझो 100 आदमी, तो 100 आदमी मतलब देखो कि उसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक एक आदमी अगर 10 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेंगे तो भाई काफी रुपए हो जाएंगे। तो पूंजी और श्रमिक मतलब यही 100 श्रमिक है, इसमें 10 श्रमिक है, तो मतलब एक श्रमिक, 2 श्रमिक, तो वही कहा गया अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ओके, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे आप क्या समझते हो, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, देखो लोकतांत्रिक, जो लोक मतलब होता है पूरा संसार, तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों। लोग, देखो लोग को लोग में बदला गया है, तो लोग हों अर्थात लोगों द्वारा बनाई सरकार, जो जनता के द्वारा बनाई जाती है सरकार, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। जब तक जनता का इच्छा रहेगा कि ये सरकार रहे तब तक ही बने रहेगी, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब उसे सरकार की पद से हटा दिया जाएगा। वो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी आसान है। देखो लोकतांत्रिक जो होता है ना, मतलब यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों द्वारा बनाई सरकार, जो जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है। जब जनता के द्वारा ही तो सरकार बनाई जाएंगी, अगर जनता ना चाहे तो फिर सरकार नहीं बन सकती। अगर जनता जिसे चाहे उसे सरकार बना सकती है, और जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही सीमित रहेगी, यही होती है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। ये 5 क्वेश्चन और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप लोग याद रखना, और मैं आपको लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, एक दिन में याद करने में आपको याद हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसी चीज को 10 दिन याद करो, अगर ये चाहोगे तो आप 1 से 2 डेज में आप याद कर सकते हो, ठीक है। याद भी हो जाएगा कि नहीं, याद हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।